तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट एपिसोड 4 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसुक ने युनसू को ढूंढ लिया होता है। ढूंढने के बाद वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। तेसुक युनसू से कह रहा होता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। युनसू हाँ कहती है और बोल रही होती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो मेरे बच्चे हैं। फिर तेसुक बोल रहा होता है कि तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी उम्र 37 है। युनसू बोल रही होती है कि मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तुम मुझे एक प्लेयर लग रहे थे। क्या ये गलत है? मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा देर तक अपना टाइम ऑफ नहीं ले सकती हूँ। और ये बोलकर युनसू वहां से चली जाती है। अगले दिन यूमी जुनसू के साथ एक घर में होती है और वहां पर जुनसू की सारी पेंटिंग्स रखी हुई होती हैं। जुनसू पूछ रहा होता है क्या ये मेरा प्राइवेट एग्जीबिशन है। फिर यूमी कह रही होती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना स्टूडियो मूव कर रहे हो, तुम इस जगह को यूज कर सकते हो, मैं एज अ एंगेजमेंट गिफ्ट तुम्हें दे रही हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हारा सामान यहाँ पर मूव करने में? जुनसू बोल रहा होता है कि आगे से मैं यही विश करूंगा कि तुम मेरी चीजों को मुझसे बिना पूछे मत छूना। मैं गुस्सा तो नहीं हूँ लेकिन ये गिफ्ट बहुत ज्यादा है। कौन देता है एंगेजमेंट गिफ्ट में एक घर? और वैसे ही मैं बहुत ही जल्द सोक्चो में मूव हो रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है मेरे सीनियर जी हान, उन्होंने एक ओल्ड स्कूल को रेंट किया है। मैं वहीं पर रहकर उनकी हेल्प करूंगा और पास ही के कॉलेज में पढ़ाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर तेजुक अपने रूम में होता है। फिर वो युनसू के पास कॉल करता है ताकि वो उसका कॉल जुनसू के पास ट्रांसफर कर दे। युनसू उसका कॉल कनेक्ट कर देती है। जैसे ही जुनसू कॉल पिक करता है वो उस पर सुन रहा होता है कि तेजुक युनसू से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरा वुमन में क्या टेस्ट है। तुम्हें लगता है कि मैं एक प्लेयर हूँ, हर किसी से फ्लर्ट करता हूँ और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। तभी जुनसू तेसुक से बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुमने मुझे कॉल किया, क्या तुम मेरे बारे में जरा भी क्यूरियस नहीं हो, मेरी एंगेजमेंट के बारे में? फिर युनसू अपना फोन रख देती है ताकि तेसुक और जुनसू आपस में बात कर सके। युनसू भी सोच रही होती है, कह रही होती है क्या वो उसका फ्रेंड है? अगले दिन तेसुक गोल्फ खेलने के लिए जा रहा होता है तो फिर वहां पर एक पर्सन उसे बता रहा होता है कि अगले हफ्ते उसकी मॉम यानी कि मिसेस हान का बर्थडे है, साथ ही में पार्टी रखी गई है, क्या आप अटेंड करोगे? तेसुक कह रहा होता है कि मुश्किल है, वो मुझे देखकर खुश होंगी, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर एक फाइल लेकर आए हो, मुझे कहाँ पर साइन करना है? फिर वो पर्सन तेसु को फाइल देता है। तेसु को फाइल पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये पर्सनल मेड सर्विस क्या है। वो पर्सन होटल का मैनेजर होता है। वो तेसु को बता रहा होता है कि हम हर एक वीआईपी गेस्ट को एक पर्सनल मेड दे रहे हैं, क्या तुम्हें जरूरत है पर्सनल मेड की? तेसु कुछ देर तक सोचता है, फिर वो फाइल को साइन करता है और मैनेजर को दे देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद मैनेजर होटल में होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक पेपर दिखाकर बोल रही होती है कि ये सब क्या है, तुम उसे ऑपरेटर से मेड बना रहे हो, ये किस टाइप का पर्सनल मूव है? मैनेजर उस लड़की से बोल रहा होता है क्या तुमने रूमर सुना है कि इस होटल में चेयरमैन का बेटा रह रहा है? और ये बात बिल्कुल सच है, उसके फादर और उसके भाई ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है उस पे। जो भी वो करना चाहता तुम उसे करने दो। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक प्लेयर है, अगर वो किसी को सिंगल आउट कर रहा है तो फिर उसे करने दो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके पास टाइम कब आया कि वो इस लड़की पे मूव कर सके। इधर युनसु को ऑपरेटर डिपार्टमेंट से मेड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया होता है। तो फिर सारे होटल की मेड एक रूम में होती है और वहां पर आपस में बात कर रही होती है। फिर उस रूम में वो लड़की पहुंच जाती है जो कि होटल के मैनेजर से बात कर रही होती है। रूम में पहुंचकर वो लड़की युनसु की ओर देखकर कह रही होती है कि मेरा नाम है किम मन जोक और मैं तुम सबकी मैनेजर हूँ। अब से मैं तुम सबका काम सुपरवाइज करूंगी। तुम सबको अपने काम पे ध्यान देना और कोई भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं है गेस्ट के साथ। जो भी इस रूल को वॉलेट करेगा उसे हमारी पॉलिसी के तहत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये बोलकर वो युनसु के कंधे पे हाथ रखती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद युनसु तेसुक से मिलने के लिए जाती है और स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। युनसु उससे बोल रही होती है कि तुम मुझे अपनी पर्सनल मेट क्यों बना रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे खिलाफ? मैं सिर्फ एक ऑपरेटर थी और यहाँ तक कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं थी। लोग क्या सोचेंगे, यहाँ तक कि जो मेरी मैनेजर है वो भी मेरे बारे में गलत सोच रही है। क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो? तेसुक कह रहा होता है कि तुम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रही हो। युनसु कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगले दिन जुनसू यूमी के साथ होता है और वहां पर अपने कुछ पेंटिंग्स देख रहा होता है। यूमी जुनसू से बोल रही होती है कि मैंने सुना था कि तुम जूनियर हाई में पोर्ट्रेट ड्रॉ करा करते थे, लेकिन तुमने कभी भी मेरी पेंटिंग नहीं बनाई है। जुनसू कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, इस वजह से मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं बना सकता हूँ। तभी यूमी जुनसू के हाथ में पेंटिंग देकर पूछ रही होती है कि ये किस चीज की पेंटिंग है। जुनसू बता रहा होता है कि जहाँ पर मैं अब रहने वाला हूँ वहीं पास के बीच की ये पेंटिंग है। यूमी बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पर कभी गए हो? जुनसू कह रहा होता है कि मैं अकेला नहीं गया बल्कि मैं अपनी सिस्टर के साथ गया था। यूमी कहते हैं कि तुम शिने के साथ गए थे मतलब? जुनसू मना करता और बोल रहा होता है कि मैं अपनी कजन के साथ गया था, वहां पर मैं गया था और मैंने सैंड पर उसका फेस ड्रॉ किया था। यूमी बोल रही होती है कि इसका मतलब वो मेरी जितनी सुंदर नहीं है तभी तुमने उसकी पेंटिंग बनाई है सैंड पर। जुनसू बोल रहा होता है कि हाँ वो उतनी सुंदर नहीं है। यूमी पूछ रही होती है कि अब वो क्या कर रही है। जुनसू बता रहा होता है कि हम जब यूएस चले गए थे तो फिर हम कांटेक्ट में नहीं रहे, इस वजह से मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। इधर तेसुक अपने रूम में होता है और अपनी पर्सनल मेड यानी कि जुनसू को कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी है और 3 मिनट में मुझे खाना चाहिए। कॉल करने के बाद वो बाथरूम चला जाता है नहाने के लिए। कुछ ही मिनट बाद युनसु उसके रूम में आती है उसके लिए पिज्जा लेकर, लेकिन वो वहां पर नहीं होता है। फिर वो पिज्जा को टेबल पर रखती है और उसका रूम साफ करने जाती है, तभी उसे डेस्क पर एक वॉच दिखती है। वो उस वॉच को साइड में रखती है और वहां पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रही होती है। अब रूम पूरा साफ हो गया होता है लेकिन तेसुक नहीं आया होता, इस वजह से युनसु वहां से चली जाती है। युनसु के चले जाने के बाद तेसुक बाथरूम से बाहर आता है, फिर वो देखता है कि टेबल पर पिज्जा रखा होता है और उसे खाने लग जाता है।
ऐसे कुछ घंटे बीत गए होते हैं तो फिर युनसू तेसुक के रूम में जाते हुए देखते हैं कि वहां पर तेसुक कुछ ढूंढ रहा होता है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तेसुक बोल रहा होता है कि मैं अपनी वॉच ढूंढ रहा हूँ क्योंकि आज रात को मैं अपनी मॉम के बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूँ। युनसू टेबल के पास जाती है और बोल रही होती है कि वॉच यहीं पर रखी थी, मैंने देखी थी। फिर वो याद करते और कह रही होती है कहीं वो वॉच गलती से गार्बेज में तो नहीं चली गई है। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। युनसू के चले जाने के बाद तेसुक अपनी पॉकेट में से वॉच निकालता है और मुस्कुराकर उस वॉच को पहन लेता है। इधर युनसू गार्बेज रूम में पहुंच गई होती है और वहां पर सारे पैकेट में वो वॉच को ढूंढ रही होती है। काफी देर हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन युनसू को कुछ भी नहीं मिलता है। इस वजह से वो दूसरी वॉच खरीदती है और तेसुक के पास जाती है। तेसुक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और वो उसके सामने जाकर वो वॉच रख देती है। युनसू तेसुक से कह रही होती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी वॉच तो नहीं ढूंढ पाई हूँ, लेकिन तुम इस वॉच को पहन सकते हो, भले ये तुम्हें रिप्लेस ना कर पाए इस वॉच को। तेसुक बोल रहा होता है कि वो वॉच बहुत ज्यादा महंगी है। ये सुनकर युनसू उदास हो जाती है। तभी तेसुक अपना हाथ ऊपर लाता है। युनसू देख लेती है कि उसके हाथ में वॉच होती है, उससे बोल रही होती है कि तुमने तो ये वॉच ढूंढ ली है। तेसुक हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि थैंक यू पिज्जा के लिए, ये तो बस एक प्रैंक था। युनसू ये सुनते ही गुस्से में आती है। फिर वो पानी से भरा हुआ ग्लास लेती है और वो पानी तेसुक के मुंह पे मार देती है। युनसू बोल रही होती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने सारे गार्बेज बैग में तुम्हारी वॉच को ढूंढा है, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। युनसू के चले जाने के बाद तेसुक वो डेस्क पे रखी हुई वॉच ले लेता है जो कि युनसू उसके लिए लाई होती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद युनसू वहां से चली जाती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। जैसे वो घर के बाहर पहुंचते तभी वो देखते हैं कि वहां पर उसकी मॉम उसके भाई और एक आदमी के साथ खड़ी होती है। युनसू का भाई उसकी मॉम से बोल रहा होता है कि आप जल्द से जल्द डेट फिक्स कर लो। मॉम बोल रही होती है कि अब इसकी शादी करने की कोई उम्र नहीं है। तो फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हारी बहन आज यहाँ पर नहीं है, इस वजह से मैं किसी और दिन आऊंगा। और वो वहां से चला जाता है और उसके साथ में उसका भाई भी चला जाता है। कुछ देर बाद युनसू अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बता रही होती है कि अब से मैं होटल के डॉम में रहूंगी, मैं हफ्ते में एक बार आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। युनसू की मॉम कह रही होती है मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई उसे लेकर आता है, मुझे तो यही सोचकर डर लगता है कि मैं कैसे तुम्हें उस ओल्ड मैन के पास भेजूंगी। युनसू कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द हमारा डेब्ट चुका दूंगी और मैं आपके साथ में रहूंगी। युनसू की मॉम इमोशनल होती है और बोल रही होती है काश मैंने तुम्हें उन सबके साथ भेज दिया होता। युनसू कुछ भी नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है और वहां पर जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वो टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालकर उसे ओपन करते हैं। उस बॉक्स के अंदर 2 कप रखे होते हैं। उन 2 कप पे युनसू और जुनसू का फेस बना हुआ होता है। फिर युनसू जुनसू का कप लेती है और उसे देखकर रोने लग जाती है। दूसरी ओर जुनसू अपने सीनियर जिहान से मिलने के लिए जाता है स्कूल में, जो कि उसने रेंट पे लिया होता है। जुनसू जिहान से बोल रहा होता है कि मेरा सारा काम हो गया, कल मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। जिहान बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ पिक्चर्स लेने के लिए। ये सुनते ही जुनसू बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं, पोर्ट पे जाकर पहुंच जाते हैं। वहां पर जिहान पूरे पोर्ट्स की पिक्चर ले रहा होता है। जुनसू जाकर एक बोट पर बैठ जाता है और वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक बोट गुजर रही होती है जिसपे कि युनसू होती है और उसने एक अम्ब्रेला ले रखा होता है। जुनसू उसकी ओर देखता है लेकिन वो ढंग से उसका फेस नहीं देख पाता अम्ब्रेला की वजह से। फिर जो युनसू की बोट होती है वो किनारे पहुंच जाती है और युनसू वहां से चली जाती है। जुनसू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन युनसू उसकी आवाज नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जुनसू की बोट किनारे पे आती है, फिर वो बोट से उतरता है और वहां पर उस लड़की को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। कुछ घंटे बीतने के बाद जिहान ने वो सारी फोटोज की कॉपी निकलवा ली होती है जो कि उसने पोर्ट पर खींची होती है। फिर वो जुनसू के साथ जाता है और दोनों साथ मिलकर फोटो देख रहे होते हैं। तभी जुनसू को फोटो मिलती है जिसमें कि युनसू की तस्वीर होती है, उसने वो येलो कलर का अम्ब्रेला ले रखा होता है। जुनसू को नहीं पता होता कि वो लड़की युनसू है, लेकिन फिर भी वो फोटो अपने पास रख लेता है। इसके बाद जुनसू तेसुक से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। तेसुक पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुनसू बोल रहा होता है कि कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रहूंगा। तेसुक हाँ कहता है। फिर वो रेडी होकर जुनसू के साथ बाहर जाता है। तेसुक जुनसू को बता रहा होता है कि तुम अपने फोन को चार्ज करने के लिए फ्रंट डेस्क पर बोल सकते हो, लेकिन हो क्या रहा है, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए हो। जुनसू बोल रहा होता है कि शायद मैंने किसी को देखा है जिसे कि मैं जानता हूँ। तेसुक पूछ रहा होता है कि वो कौन है। जुनसू बोल रहा होता है कि जब मैं पता लगा लूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तेसुक कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन तुम मेरी मेड से दूर रहना। जुनसू बोल रहा होता है कि वो मेड है कौन। तेसुक कह रहा होता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं और वैसे ही मैं उसके बारे में सीरियस नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तेसुक वहां से जाने से पहले युनसू के पास उससे मिलने के लिए जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उसे फोन देकर बोल रहा होता है कि ये मेरे फ्रेंड का फोन है, क्या तुम उसे चार्ज कर दोगी, वो कुछ दिनों के लिए मेरे रूम में ही रहेगा। फिर वो अचानक से युनसू के पास जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम ये वॉच देख सकती हो, मुझे ये गिफ्ट में मिली है। और जो वॉच तेसुक ने पहनी होती है वो उसे युनसू ने दी होती है। तेसुक युनसू को सॉरी बोलता है और वहां से बाहर चला जाता है। युनसू वो फोन लेकर रिसेप्शन पे जाती है और वहां पर उस फोन का नंबर देख रही होती है और नंबर के आखिरी 4 डिजिट होते हैं 0215। उस नंबर को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। इधर जुनसू पोर्ट पर जाता है और यहाँ पर वो उस फोटो वाली लड़की को ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर युनसू तेसुक के रूम में जाते हैं और वहां पर साफ सफाई कर रही होती है। सफाई करने के बाद वो अपना पेजर नंबर
नंबर एक पेज पे लिख के डेस्क पे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई होती है और जुनसू अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ना मिलने की वजह से वो थक हार कर वापस अपने रूम में पहुंच जाता है, यानी कि तेसुक के रूम में। फिर वो देखता है कि डेस्क पर एक चिट रखी होती है, उस पर लिखा होता है कि मैंने आपका फोन चार्ज कर दिया है और मैंने अपना पेजर नंबर भी लिखा है, अगर आपको कोई जरूरत हो तो फिर आप मुझे पेज कर सकते हो। जुनसू वो नंबर देखता है और उस नंबर के आखिरी 4 डिजिट होते हैं 0215। जुनसू कह रहा होता है कि ये 4 नंबर तो मेरे नंबर में भी हैं। इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो दोबारा पोर्ट पर जाता है और वहां पर उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और वहां पर अपने सीनियर जिहान से बात कर रहा होता है। बात करते करते जुनसू के फोन की बैटरी कम हो जाती है, इस वजह से वो कॉल कट जाता है। इसके कुछ मिनट बाद जुनसू युनसू को पेजर पे मैसेज सेंड करता है ताकि वो उससे बात करे। युनसू वो मैसेज पढ़ लेती है, फिर वो होटल के फोन से जुनसू को कॉल करती है। जुनसू कॉल पिक कर लेता है। युनसू बोल रही होती है क्या आप विला के गेस्ट हो, आपने मुझे पेज किया है। जुनसू हाँ कहता और बोल रहा होता है कि मुझे मेरे फोन को दोबारा चार्ज करने की जरूरत। युनसू बता रही होती है कि आप फ्रंट डेस्क पर आ सकते हो। जुनसू से थैंक यू कहता है और अचानक से वो दोनों कुछ सेकंड का पॉज ले लेते हैं। फिर तभी युनसू पूछ रही होती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जुनसू बता रहा होता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर युनसू पूछती है क्या आपको वो पर्सन मिल गया है। जुनसू मना करता और बोल रहा होता है कि मैं फ्रंट डेस्क पर पहुंचता हूँ अपना फोन चार्ज कराने के लिए। जुनसू फोन को रख देती है और वो फ्रंट डेस्क पर जाकर जुनसू का वेट कर रही होती है। इधर जुनसू भी निकल जाता है होटल की ओर। तभी बीच रास्ते में जुनसू के पास कॉल आता है, उसे पता चलता है कि यूमी की तबीयत खराब होती है। इस वजह से वो एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो एयरपोर्ट से सियोल जा सके और यूमी से मिल सके। इधर युनसू अभी भी वेट कर रही होती है फ्रंट डेस्क पर। कुछ घंटे बाद जुनसू सियोल पहुंच जाता है और वो हॉस्पिटल जाता है यूमी से मिलने के लिए। यूमी अपने वार्ड में होते हुए बेहोश होती है, तो फिर जुनसू उसके पास बैठ जाता है। अब रात हो गई होती है और युनसू होटल में घूम रही होती है। फिर वो तेसुक के रूम में जाती है ताकि वो उसके फ्रेंड से मिल सके। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर तेसुक बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। फिर उससे माफी मांगती है और वहां से जा रही होती है। तेसुक उसे रोकता और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, चलो फॉर्मल नहीं होते हैं, तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ? मैं वेडिंग सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरी मॉम की जो अगली वेडिंग होने वाली है वो जापान में है और शायद ये 5वीं वेडिंग है अगर मेरे फादर को मिलाया जाए तो। जुनसू कह रही होती है कि मैंने सुना था कि तुम अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। तेसुक हाँ कहकर बोल रहा होता है कि मेरी 2 मॉम है, एक जिन्होंने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया और दूसरी जो मुझे इंसान भी नहीं समझती है। पता नहीं मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो कि तुम हो कौन? शायद मुझे पता है क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। युनसू से सॉरी बोलते और वहां से जा रही होती है। तभी तेसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे डेट करोगी, चलो हम दोनों डेट करते हैं। युनसू दोबारा अपना हाथ छुड़ाती और वहां से जा रही होती है। तभी तेसुक उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा होता है। युनसू से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। जब युनसू रूम से बाहर निकलती है तो फिर उसके कपड़े थोड़े खराब हो गए होते और उसी टाइम वहां से उसकी मैनेजर मुनजंग भी गुजर रही होती है एक मेड के साथ। युनसू मैनेजर की ओर देखती है और वहां से भाग जाती है। युनसू भागकर बाहर पहुंचती है, तभी उसके पास पेजर पे एक मैसेज आता है। वो नंबर देखती है और नंबर होता है जुनसू का। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर वो टेलीफोन बूथ में जाती है, जुनसू को कॉल करती है और उससे पूछ रही होती है क्या आपने मुझे पेश किया है। जुनसू कह रहा होता है कि हाँ मैंने तुम्हें पेश किया और मैं तेसु का फ्रेंड बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें वेट कराया। कुछ जरूरी काम की वजह से मुझे सियोल जाना पड़ा, मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा बीमार है। जुनसू कह रही होती है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मैं अभी रूम में गई थी। ये बोलकर वो कुछ सेकंड का पॉज लेती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा नंबर याद था, तुम्हारे नंबर के आखिरी 4 डिजिट मेरे नंबर से मिलते हैं 0215। जुनसू बोल रहा होता है कि ये बर्थडे की डेट है। युनसू कह रही होती है कि मेरी भी एक बर्थडे की डेट है। फिर युनसू कह रही होती है लगता है कि तुम्हें वो पर्सन नहीं मिला जैसे कि तुम ढूंढ रहे थे। जुनसू हाँ बोलता और कह रहा होता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे अपने इल्यूजन में भी देखना चाहता हूँ। जुनसू हाँ बोलती और फोन रखने जा रही होती है, तभी जुनसू से पूछ रहा होता है कि किसका बर्थडे है वो, तुम्हारा पेजर नंबर। जुनसू बता रही होती है कि ये मेरे ब्रदर का बर्थडे डेट है और तुम्हारे किसकी डेट है। जुनसू बोल रहा होता है कि ये मेरे बर्थडे की डेट है। जुनसू कह रही होती है कि दोबारा आना तुम विजिट करना, ये बोलकर वो फोन रख देती है। अगली सुबह जुनसू यूमी के साथ जोक्चो लौट जाता है और वो उसे स्कूल में जाता है और वहां पर अपनी सारी पेंटिंग को रख रहा होता है और पेंटिंग रखने में उसकी हेल्प कर रहा होता है उसका सीनियर जिहान। यूमी जुनसू से पूछ होती है क्या वो बीच दूर है। जुनसू मना करता बता रहा होता है कि वो बीच यहीं पास में है, हम वहां पर बाद में चलेंगे। यूमी कह रही होती है फिर तुम्हें मेरा फेस भी ड्रॉ करना होगा बीच पर। जुनसू कुछ भी नहीं कहता। इधर होटल में तेसुक अपने रूम में होता है, तभी वहां पर एक मेड आती है। तेसुक मेड की ओर देखकर पूछ रहा होता है कि युनसू के साथ क्या हुआ है। मेड बता रही होती है किसी गेस्ट की वजह से उसे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ गई है और वो आज काम के लिए नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वो एक ओल्ड मैन के साथ ब्लाइंड डेट पे गई है। तेसुक बोल रहा होता है ठीक है, और ये बोलकर वो मेड को वहां से भेज देता है। फिर तेसुक युनसू के घर का पता लगाता है और वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है उसके घर पे। घर के पास पहुंचकर वो देख रहा होता है कि युनसू के लड़के के साथ घूम रही होती है और लड़का उसका भाई होता है और वो उसे एक कार की तरफ लेकर जा रहा होता है क्योंकि उस कार में वो ओल्ड मैन बैठा होता है जिससे कि उसकी ब्लाइंड डेट तय हुई होती है। युनसू उस कार में बैठने जा रही होती है, तभी तेसुक भागकर वहां पर आता है और युनसू का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है।
भागते भागते वो दोनों कुछ ही देर में एक बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर तेसुक बोल रहा होता है कि पहली बात तो ये तुम काम पर नहीं आई हो आज, और आज तुम एक ओल्ड मैन के साथ बैंड डेट पर जा रही हो। जुनसू बोल रही होती है कि इसमें किसकी गलती है, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी सुनी है। मेरी फैमिली पे बहुत ज्यादा लोन है और मेरा ब्रदर एक ठग है। अब मेरी जॉब भी छूट चुकी है और जो ओल्ड मैन है मुझे खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर क्या मुझे ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। फिर तेसुक बोल रहा होता है कि तुम्हारी क्या कीमत है, मैं तुम्हें खरीद लूंगा और शायद मैं उससे बेटर प्राइस दे दूं तुम्हें। युनसुक गुस्से में आकर उसे चांटा मार देती है और बोल रही होती है जहाँ पर तुम खड़े होकर ये बात कह रहे हो ये बीच मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। यहाँ पर मेरी बहुत सारी प्रेशियस मेमोरी जुड़ी हुई है। मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ यहाँ पर हूँ। अब मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। ये बोलकर युनसु वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद युनसु रोड पर चल के जा रही होती है, तभी वो देखते हैं कि एक जगह पर एक पर्सन कुछ पूछ रहा होता है। जैसे वो पर्सन मुड़ता है युनसु उसकी ओर घूर कर देखने लग जाती है और वो पर्सन होता है जुनसु। युनसु से देखकर पहचान जाती है कि वो जुनसु है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।